आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शेरशाह का टीजर आया है और हम आज बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे। दोस्तों, ये वो वीर हैं, योगेंद्र यादव, जिन्होंने कारगिल में जो वीरता दिखाई है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ना ही आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी, ना ही आपने कहीं ऐसी वीरता देखी होगी। भारत में दोस्तों इतनी शानदार कहानियां हैं, वीरता की कहानियां भरी पड़ी हैं, वो जो आपको मोटिवेट कर देंगे। और इंडियन आर्मी इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। अगर आप इंडियन आर्मी में जाते हैं तो वो परिवार है पूरा। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह काम करने के इंडियन आर्मी, क्योंकि वो एक परिवार की तरह है। और अगर आप परिवार बन के नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए आप गए बैटलफील्ड में। और इसीलिए आर्मी का एग्जाम इतना टफ होता है। यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, भारत की सबसे हाईएस्ट बॉडी, सबसे इंटेलेक्चुअल बॉडी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में जो ग्रेड ए के एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो यूपीएससी, अगर आप 12th पास आउट है तो एनडीए दीजिए, नहीं तो आप सीडीएस दीजिए, फिर एसएसबी होता है 5 दिन का। लेकिन आप ये समझिए कि एसएसबी में मेरे दोस्त ने दोस्तों 16 बार एसएसबी दिया था, 17वीं बार में उसका हुआ था, बल्कि ही वॉज टॉपर थ्रू आउट। यहां पे टॉपर वॉपर से फर्क नहीं पड़ता, यहां पे फर्क पड़ता है कि आप वाकई में एक लीडर हैं, क्योंकि आर्मी उसी के लिए है। तो दोस्तों, हम कारगिल वॉर की बात करेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा, वो ट्रेलर देख के मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बॉलीवुड में वाकई में शानदार मूवी बन रही है। विक्रम बत्रा पे उन्होंने मूवी बना दी है, शेरशाह। मैं चाहूंगा कि मनोज कुमार पांडे पे भी मूवी बना दे, योगेंद्र यादव के भी मूवी बना दे, मजा आ जाए। लेकिन विक्रम बत्रा पे उन्होंने मूवी बना दी है। साथ ही साथ भुज पे मूवी आ रही है, लेकिन बस गुस्सा ये है यार, ये हॉल में नहीं आ रही है। शेरशाह अमेजॉन प्राइम पे आ रही है, भुज आई थिंक हॉटस्टार पे आ रही है। यार वो बहुत ही हॉल में आनी चाहिए था, इसको हॉल में एक्सपीरियंस करना चाहिए था। 12 अगस्त को रिलीज होगी, बट हॉल में आती तो मजा आ जाता। बट कोविड का टाइम है तो हमको थोड़ा सा सतर्क भी रहना। थर्ड वेव भी मुहाने पे खड़ी हुई है। तो कौन है कैप्टन विक्रम बत्रा? लेफ्टिनेंट, एज अ लेफ्टिनेंट आप समझिए कि ये आर्मी में आए थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये वही पालमपुर है जहां से कैप्टन सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया भी निकले। सौरभ कालिया के बारे में मैं आपको बताता हूं। अभी कारगिल वॉर के बारे में जब हम बात करेंगे तो बताएंगे। सौरभ और कारगिल वॉर, पिताजी सरकारी स्कूल टीचर, माताजी भी सरकारी स्कूल टीचर। 2 भाई थे, ट्विंस, विशाल बत्रा, छोटे भाई विक्रम बत्रा। बहुत शैतान, अव्वल दर्जे के शैतान, इनकी टीचर्स बताती है। लेकिन जो भी इनको काम दिया जाता था वो ये पूरा करते थे। प्राइमरी एजुकेशन इनकी डीएवी में हुई, शुरुआत में वहीं पे। और वो ऐसा माहौल था ना, पूरा मिलिट्री वाला माहौल था। और यहां पे इनके भाई बताते हैं कि उस समय हम लोग परमवीर चक्र, एक प्रोग्राम आता था, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, परमवीर चक्र। तो वो जो प्रोग्राम था वो शानदार था। उसमें हमारे जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं, उनकी कहानियां दिखाई जाती थी। वहां से ही आर्मी में जाना है ये डेवलप हुआ कि मुझे तो जाना तो आर्मी में ही है। उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10th किया, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर एमए इन इंग्लिश, एंड देन इन्होंने सीडीएस का एग्जाम दिया। हालांकि आपको बता दो, इसी दौरान बहुत कुछ कर भी रहे थे। ये शानदार थे, स्पोर्ट्स में शानदार। 1990 में टेबल टेनिस में चैंपियन, दोनों ही भाई, विशाल बत्रा और विक्रम बत्रा। ग्रीन बेल्ट है कराटे में। जब विक्रम बत्रा ऊपर गए थे पाकिस्तानियों से लड़ने, अपने हाथ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था। हाथ से ही 8-10 सिपाहियों को मार डाला था। 8-10 जो पाकिस्तानी थे उनको खत्म कर दिया था। यह वीरता थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने एनसीसी भी किया और इंटर स्टेट एनसीसी कैंप में भी इन्होंने हिस्सा लिया। बेस्ट एनसीसी एयर विंग कैडेट ऑफ पंजाब डायरेक्टोरेट इन नॉर्थ जोन। समझ गए ना? मुझे आप ये बताइए कि पहाड़ों में पले बड़े हैं, पहाड़ों में इन्होंने वीरता सीखी। पहाड़ तो वैसे ही बहुत टफ होते हैं, बहुत शानदार। और वहां से ही इनकी जर्नी, आर्मी में इनकी जर्नी शुरू हुई। बचपन से एकदम क्लियर, जाना है तो आर्मी में ही जाना है, दैट्स इट। इनका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया था। मर्चेंट नेवी उस समय 1 लाख सैलरी, 1 लाख, मर्चेंट नेवी 1 लाख सैलरी। उस समय की बात हो रही है, आज का 10-15 लाख मान लीजिए। आर्मी में कितनी सैलरी? बहुत कम, 20,000। लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि नहीं, मर्चेंट नेवी नहीं चाहिए, देश के लिए ही काम करेंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए मिटेंगे। ये विक्रम बत्रा, सिर्फ 21 साल के थे ये विक्रम बत्रा का एटीट्यूड था। फिर इन्होंने एमए अपना पूरा किया, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। और उसके बाद हम ये देखते हैं
कि जब एनसीसी कैडेट हो गई है 1994 में रिपब्लिक डे, तब पिताजी को बता दिया कि पापा मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। पिताजी बहुत खुश। और उसके बाद 1995 में मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हो गए थे हांगकांग में। अब हांगकांग में रहते सब, लेकिन वही है ना कि मन नहीं मानता यार, जो करना है वो तो करना है। किस्मत में यही है, किस्मत में यही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अक्सर हम लोग अपनी किस्मत को एक्सेप्ट नहीं करते। ये मत करो, नहीं करोगे तो परेशान रहोगे। जो चीज दी है उसका स्वागत करो। तो किस्मत में था कि आर्मी में जाना, और इन्होंने सोच ही लिया था, और जो सोचते हो वही होता है। आर्मी में गए, ये आर्मी ज्वाइन की। 1996 इन्होंने सीडीएस एग्जाम दिया एंड ही वाज एक्चुअली सिलेक्टेड बाय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी एट इलाहाबाद। एसएसबी हुआ था ना इलाहाबाद, इलाहाबाद में एसएसबी होता है। मेरा भी एसएसबी इलाहाबाद में ही हुआ था, बट मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो 1996 he actually appeared and passed the CDS examination, और फिर एसएसबी इन्होंने दिया। 35 कैंडिडेट्स को चुना गया और ये टॉप पे थे, टॉप। कॉलेज छोड़ दिया इन्होंने, तुरंत इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन्होंने ज्वाइन कर ली। आईएमए में से ट्रेनिंग होती है, आपको पता ही है। और सबसे पहली पोस्ट जो होती है वो होती है लेफ्टिनेंट, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट सबसे पहली जो पोस्ट मिलती है आर्मी में। तो एज अ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने ज्वाइन किया, जोश पूरा। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी तो शीशों के टुकड़ों को हीरा बना देती है, आपको पता ही है। 1996 ने मानेकशॉ बटालियन को इन्होंने ज्वाइन किया। फिर क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद दिया था, देखिए अगर आप 12th के बाद एनडीए का एग्जाम देंगे तो पहले 3 साल ग्रेजुएशन होता है, फिर आपकी 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग होती है। सीडीएस आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो सीधा आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। तो 1997 की 1 साल की ट्रेनिंग हुई, और मतलब 19 महीने की ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद ही वाज कमीशन्ड एज दी लेफ्टिनेंट इन 13th बटालियन। बटालियन से अलॉट होती है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जिनका वैसे ही शानदार इतिहास रहा है, जेएनके राइफल्स में, और इनकी जो पहली ट्रेनिंग थी वाज पोस्टेड एज सोपोर। जो पहली पोस्टिंग थी जम्मू एंड कश्मीर में, सोपोर एरिया। बेटा ये 1990s का समय है। कश्मीर में भयानक मिलिटेंसी, 1991 से लेकर 1996 तक पूरा प्रेसिडेंट रूल। कश्मीर में आतंकवाद का बोलबाला, विक्रम बत्रा उसके बीच में लड़ाई की। एक बार बता रहे थे कि वो और उनके एक ऑफिसर साथ सहपाठी गाड़ी में जा रहे थे, एकदम से फायरिंग हो गई। तो एक तरफ से और उनके सहपाठी को गोली लग गई, उन्होंने अपने सहपाठी को संभाला और इधर से लगातार फायरिंग कर रहे थे। ये पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मजा आया। यही तो है वीरता। हमारे जवान बॉर्डर पे रहते हैं ताकि हम चैन की सांस ले सकें। उसके बाद और ज्यादा इनको ट्रेनिंग करनी थी। आर्मी में ये होता है, बहुत ट्रेनिंग, बहुत पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा ही ना आर्मी के लिए। तो 1998 में, मार्च 1998 में इनको मऊ भेजा गया, एमपी। क्या है वहां पे? 5 महीने के लिए इन्फेंट्री स्कूल है ना, यंग ऑफिसर कोर्स। तो इतनी जल्दी जल्दी ये करते जा रहे, बट वही ना, किस्मत इनको, ये जो प्रकृति है इनको तैयार कर रही थी। पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ, अल्फा ग्रेडिंग इनको मिली, सबसे बेहतरीन। तो आप ये समझिए कि कंप्लीशन के बाद इनको अल्फा ग्रेडिंग दी गई, और उसके बाद इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की बटालियन को ज्वाइन किया दोबारा। अब हम बात करते हैं कारगिल वॉर की। देखिए 1999 इनको कमांडो कोर्स दिया गया। जब ये घर पे वापस आए, हाईएस्ट इंस्ट्रक्टर ग्रेड मिला था, मतलब जहां पे जाते थे ये टॉप करते थे। जब ये वापस आए घर पे, तो इनके भाई ने पूछा क्या क्या कमांडो की ट्रेनिंग वाकई में बहुत टफ होती है? तो इन्होंने उन्होंने कहा कि अभी बताता हूं। अपनी शर्ट निकाली और पूरे बॉडी पे घाव घाव थे। आर्मी आपको इसके लिए तैयार करती है, आपको टफ से टफ सिचुएशन पे एकदम तैयार रहना है, ठीक है? तो ये चीज है। अब ये लीव पे थे, एकदम से कॉल आता है कि 1999 की बात है, और इनकी फियोंसे थी डिंपल चीमा, बेस्ट फ्रेंड फियोंसे, और ये लीव पे थे, और कॉल आया कि आपको कारगिल आना पड़ेगा, युद्ध शुरू हो गया। तो इनके दोस्त ने, ऐसी थोड़ी पार्टी आर्टी चल रही थी, तो बहुत फेमस, कि इनके दोस्त ने पूछा कि यार अब कारगिल में है, देख लो। तो उन्होंने बोला कि या तो मैं घर जरूर आऊंगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन या तो मैं जिंदा वापस आऊंगा, नहीं तो मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। ये सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए। यार क्या जज्बा है इंसान का, क्या जज्बा है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और कोई शिकन नहीं बल्कि खुश। हर जवान इसी के लिए तो वेट करता है। आप ये मत समझिए कि इंडियन आर्मी में कोई ये है कि अरे यार वॉर हो गया, वो इसी के लिए वेट करते हैं कि वॉर हो और हम जाके लड़ें। अब दोस्तों हम बात करते हैं
कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर था क्या? देखिए, वैसे तो कारगिल वॉर पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको फटाफट बताता हूं। कारगिल वॉर, देखिए आपको पता ही है, पाकिस्तान हमेशा ही भारत पे कब्जा करना चाहता है, भारत मतलब कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है, जो कि कभी वो कर नहीं सकता। हमको खाली एक दिन लगेगा दोस्तों, सिर्फ एक दिन। सुबह जाएंगे, शाम को पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सच बात है। लेकिन हम ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, क्योंकि वी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। बट पाकिस्तान ने ये नहीं किया। और पाकिस्तान ने, देखिए क्या होता है ना कि जनवरी फरवरी में बहुत तगड़ी बर्फ पड़ती है। कारगिल भाई लद्दाख का पूरा एरिया है, ठंडा एरिया, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भारत की भी सेना पीछे हट जाती है और पाकिस्तान की भी सेना पीछे हट जाती है। अब उस समय पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ चीज चल रही थी। आ गए थे परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ आ गए थे। नवाज शरीफ थे प्रधानमंत्री, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो इधर अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि अब यार आप रिश्ते सुधारेंगे। नवाज शरीफ से मिलने गए, बस यात्रा, पूरी बस लेके गए, जिसमें बहुत सारे लोग थे। इधर नवाज शरीफ, सबको लग रहा था कि पाकिस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे सुधर रहे हैं। उधर परवेज मुशर्रफ पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, बदमाशी करके बैठा हुआ था कि कारगिल पे अपना कब्जा करेंगे, जो चोटियां हैं इंपॉर्टेंट उन पे हम कब्जा करेंगे, और ये नेशनल हाईवे 21 को ही काट देंगे, जिससे पूरा का पूरा कश्मीर कट जाए। सिंपल सा प्लान, पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब दोस्तों ये भारत को पता ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं था कि सब बढ़िया चल रहा है। फिर हम ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि सर्दियों में हम अपनी जो फौजें हैं वो पीछे बुला लेते हैं, किसी ने नहीं सोचा था। मई आता है, कुछ चरवाहों ने बताया कि हम लोग ने कुछ लोगों को देखा है, मतलब वो आर्मी में की ड्रेस में थे, तो प्रॉब्लम लग रही थी कुछ। तो इंडियन आर्मी को लगा कि शायद ऐसे ही होंगे, आ गए होंगे, आतंकी आते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, पेट्रोलिंग करके उनको भगा देंगे। तो यहां पे अब सौरभ कालिया की हम बात करेंगे। सौरभ कालिया गए, देखिए मई की बात है ये, सौरभ कालिया गए। तो जब सौरभ कालिया ने देखा कि 5 लोगों की टुकड़ी गई थी, मतलब 5 आर्मी मेंस गए थे, ज्यादा सोल्जर्स गए नहीं थे, क्योंकि उनको लगा कि अरे कुछ ऐसे ही होगा। जब सौरभ कालिया ने देखा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, तो उनकी वो चौंक गए, मतलब वो एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये तो बकायदा पूरी फोर्स के साथ आए हैं। यहां पे कोई इन्फिल्ट्रेशन छोटा मोटा नहीं है, ये पूरी आर्मी है पाकिस्तान की। सौरभ कालिया को वहीं पकड़ लिया, गोलीबारी हुई सौरभ कालिया के साथ। दोस्तों क्या बताऊं कि उनकी आंखें निकाल ली, उनके बॉडी के पार्ट्स को काट डाला, उनके कान में, जिंदा थे वो, कान में रॉड घुसाई गई, उनके नाखून उखाड़े गए और फिर गोली मारी गई। जो शव था क्षिप्त विक्षिप्त करके परिवार को भेज दिया, लो तुम्हारा बेटा। भारत को ये पार्सल जब मिला तो एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग गई कि इतनी भी इंसानियत नहीं है तुम में, हैवान से भी बदतर हो तुम, ये करोगे। सौरभ कालिया के पिताजी आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने किया इसकी सजा मिलनी चाहिए। पूरी आर्मी तिल मिला गई। उसके बाद फिर एयरफोर्स को भेजा गया, लेकिन दोस्तों टरेन ऐसी है भाई, ये पहाड़ पे है, ये पहाड़ पे, ये पहाड़ है, ये चोटियों पे है ये, और हमको नीचे से ऊपर जाना है। अगर मैं छत पे हूं, आप आगे आते हुए दिखे, मैं सीधा ऊपर से गोली चलाऊंगा, मेरे पास एडवांटेज है ना। आप तो नीचे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा एडवांटेज पोजीशन पे थी, पहाड़ों के ऊपर बैठी हुई थी और सब पे नजर रख रही थी, और एडवांस वेपन उनके पास। इधर नवाज शरीफ को कुछ पता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया कि भैया क्या कर रहे हो, अभी तुमसे दोस्ती करके आए हैं, वड़ा पाव चाय पी के आए हैं तुम्हारे साथ, और तुम ये कर रहे हो। उनको कुछ खबर ही नहीं कि क्या हो गया। और उसके बाद अगले ही साल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। तो ये सब हुआ, दिमाग खराब हो गया। एयरफोर्स को भेजा गया, लेकिन ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया, लेकिन दोस्तों कुछ हुआ नहीं खास। इनफैक्ट एयरफोर्स को भी क्षति हुई। तो अब एक ही चारा था, आर्मी को भेजो, इंडियन आर्मी जाएगी और हम उखाड़ फेंकेंगे इनको, एक एक को इतना मारेंगे कि अगले 7 जन्म तक के भारत पे नजर उठा के ना देखे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर जाना था। कैप्टन विक्रम बत्रा, 24 साल के कैप्टन विक्रम बत्रा बोला कि मैं करूंगा ये काम मैं करूंगा, देखता हूं कौन क्या करता है। ऑर्डर आया जम्मू एंड कश्मीर राइफल से
कि आइए शाहजहांपुर यूपी, युद्ध का आह्वान हो गया है और जाना है हमको, युद्ध लड़ना है, कोई देयर इज नो टर्निंग बैक। 5 जून ऑर्डर्स, दे वर ऑर्डर टू मूव टू द्रास। अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ब्रीफिंग हुई फिर कि देखो भैया पाकिस्तानी सेना आ गई है और ये प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन है, ये कोई आतंकी नहीं है, ये सेना है, ये बकायदा यूनिफॉर्म में वहां पे लोग बैठे हुए हैं। तो हमको एक प्रोफेशनल आर्मी से लड़ना है, हमको एक आतंकियों से नहीं लड़ना, कोई नौसिखियों से नहीं लड़ना, तो बिल्कुल तैयार रहना। बोला ठीक है सर, बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद फिर जो भी टुकड़ियां थी वो कारगिल बुलाई गई। और ये सबसे पहला, ये भारत का पहला टेलीवाइज्ड वॉर था, आपको पता है, ये पूरी टेलीविजन पे रिपोर्टिंग हो रही थी। बरखा दत्त ने भी बहुत शानदार रिपोर्टिंग की थी एनडीटीवी की तरफ से। इधर गोलियां चल रही है और इधर रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो जान भी खो दी, कुछ लोग घायल भी हो गए, ऐसा था। तो ये था, हम कारगिल वॉर के लिए ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। कारगिल जो विक्ट्री थी, ऑपरेशन विजय, हमने सबको भगा दिया। मेन इंडियन आर्मी थी, ध्यान दीजिएगा, मेन इंडियन आर्मी थी, इनको सपोर्ट कर रही थी इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ग्राउंड पे इंडियन आर्मी ही लड़ रही थी और इधर एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर। तो लगभग 3 मई से लेकर 26 जुलाई, ये 2 महीने लगभग वॉर चला। वैसे 5 जून से ही शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें समझिए 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस भी मनाते हैं। और भारत ने समझिए कि पूरी इसमें विजय हासिल की, बहुत मारा, सबको मारा, पकड़ पकड़ के मारा, कोई बचा ही नहीं। हमने 4 गुना ज्यादा लोगों को मारा है, 4000 लोगों को साफ, जितने आए थे सबको साफ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज थी। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का भारत ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे लड़ा जाता है। अब दोस्तों उल्टी गिनती शुरू होती है। यहां पे दोस्तों क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बटालियन को द्रास पहुंचना था 6 जून को। दे वर अंडर द कमांड ऑफ 56 माउंटेन ब्रिगेड। और उसके बाद यहां पे यही ऑर्डर था कि जो सेकेंड राजपुताना राइफल्स है ना, देखिए तोलोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन। तोलोलिंग पे सारे के सारे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। तोलोलिंग को फतेह करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर तोलोलिंग को फतेह नहीं करते तो पूरा का पूरा कंट्रोल छूट जाता और समझ लीजिए पूरा हाईवे कट जाता, तो हमारा कश्मीर से संपर्क बड़ा मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले तो तोलोलिंग, लेकिन तोलोलिंग पे कई बार कोशिशें की जा चुकी थी, बार बार हम मतलब सफल नहीं हो पा रहे थे राजपुताना राइफल्स। तो भाई एक ही तरीका था, एक ही तरीका है कि आपको पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा और जो पहाड़ के आतंकी बैठे हुए हैं, सेना बैठी हुई है, उसको मारना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं था। तो यहां पे 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन को यह ऑर्डर दिया गया दैट यू हैव टू कैप्चर दिस माउंटेन तोलोलिंग। 22 मई को इन्होंने अटैक किया लेकिन अनसक्सेसफुल। मैंने बताया 4 अटेम्प्ट किए, बहुत कैजुअलिटी हमको झेलनी पड़ी, हम सक्सेस नहीं हो पाए। फिर उसके बाद राजपुताना राइफल्स आए। राजपुताना राइफल्स ने 13 जून को 1999 में इसको सक्सेसफुली कैप्चर किया। ठीक है, ये आप देखिए, ये हिसाब किताब रहा था। ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, बताता हूं मैं। ये आपकी NH1A, सॉरी मैं NH21 बोल रहा था, सॉरी NH1A। ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC, और ये है आपका कारगिल। और यहां आप देख रहे हो द्रास सेक्टर, ये पूरा कारगिल में सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज यहां पे कब्जा हो गया था। ठीक है, तो पूरा काट देते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये देख सकते हो ना, NH1A जाता है, ये पूरा काट देते हैं यहां से, खत्म। तो ये चीज हुआ, ये आप देखिए, ये है। अब आप उसको एक प्रॉपर तरीके से आपको एक वो दिख रहा होगा, ये यहां पे पूरी की पूरी माउंटेन रेंजेस हैं और ये युद्ध जो है वो यहां पे हुआ। तो हाईएस्ट पॉइंट है तोलोलिंग। तोलोलिंग को कैप्चर करना था, लेकिन वही है कि करे कैसे। अब जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स पहुंची यहां पे। मैंने बताया कि पहले कई बार कोशिश हो चुकी थी लेकिन ये हो नहीं पाया, तो विक्रम बत्रा आए। विक्रम बत्रा को सामने लेके आए। जो लीडर थे पार्टी के वो थे मेजर योगेश कुमार जोशी।
5 जून को ही ये आ गए थे। और बत्रा की जो बटालियन थी वो भी पहुंच गई। टास्क क्या था? 5140 को हमको कैप्चर करना है, जो कि तोलोलिंग पे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब आप ये समझिए, अब यहां पे विक्रम बत्रा सामने आए, 2 कंपनी बनाएगी। एक थी ब्रावो कंपनी, 5140 को कैप्चर करने के लिए 2 कंपनी बनाएगी। एक थी ब्रावो कंपनी और एक थी डेल्टा कंपनी। ठीक है, ब्रावो कंपनी की बात करें तो ब्रावो कंपनी का कार्यभार दिया था कि 2 कंपनी यहां पे जाएंगी, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो ब्रावो कंपनी संभाल रहे थे संजीव जामवाल। ठीक है, इन्होंने भी सेम टाइम 1997 में ही आईएमए को ज्वाइन किया था, और ये सब यंग थे। और डेल्टा कंपनी संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। अभी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, इसके बाद इनको कैप्टन बना दिया जाएगा। ईस्ट और साउथ, ईस्ट साइड से और साउथ साइड से, ईस्ट साइड से आप समझिए कि विक्रम बत्रा, और साउथ से नहीं, सॉरी, साउथ से विक्रम बत्रा और ईस्ट से संजीव जामवाल। ठीक है, दोनों लोग निकले, दोनों ने कोड वर्ड दिया। संजीव सिंह जामवाल ने बोला कि जब मैं यहां पे आ जाऊंगा और कब्जा कर लूंगा तो मैं बोलूंगा ओ ये। और विक्रम बत्रा ने बोला कि जब मैं कब्जा कर लूंगा तो मेरी कंपनी का कोड वर्ड होगा ये दिल मांगे मोर। साथ ही साथ जब ये ऊपर जा रहे थे तो पाकिस्तानियों ने इनको शेरशाह नाम दिया, वो भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, शेरशाह क्यों बोला। अब 19 जून को इनको जाना था डी डे, और रात में ही चढ़ाई करनी थी, क्योंकि रात में अगर आप दिन में चढ़ाई करते तो पाकिस्तानी भून देते। तो रात में ही आपको जाना था, लेकिन रात में भी पाकिस्तानी फ्लेयर छोड़ते थे, है ना, मतलब वो होता नहीं उजाला जो करते हैं, फ्लेयर्स, ताकि कोई भी अगर ऊपर आ रहा है ना तो उसको स्पॉट करके उसको वहीं मार दे। हम ये देखते हैं कि धीमे धीमे, और पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था, धीमे धीमे विक्रम बत्रा ऊपर गए। ठीक है, और यहां पे आर्मी को साफ बोल दिया था कि आप लगातार फायरिंग करते रहो, हम जैसे ही 100 मीटर पे पहुंचेंगे आप तुरंत फायरिंग रोक देना और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। गए गए और फाइनली ये पहुंच गए। 100 मीटर पे जैसे ही ऊपर पहुंचे तुरंत इन्होंने फायरिंग रुकवाई, और उसके बाद होता है भीषण युद्ध। विक्रम बत्रा भिड़ गए सीधे जाके, रॉकेट लॉन्चर, बंदूक, हैंड टू हैंड, एक साथ 5 सैनिकों को इन्होंने संभाल लिया। मारा घूसा सीधा, एक मुंह गिरा खाई के नीचे, दूसरे को बंदूक से मारा, तीसरे को अपनी कोहनी से मारा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एकदम समझ लीजिए कि 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद फाइनली 0.5140 पे हो गया कब्जा। तो और ये बोला ये दिल मांगे मोर, पाकिस्तानियों को एक एक को पटक पटक के मारा, उठा दिया, बेच दिया, एकदम सब एकदम हक्के बक्के। तो फाइनली 0.5140 पे हमने फतेह हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। कोड वर्ड ये दिल मांगे मोर अभी तो और है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको मस्को वैली जाना है। 0.4875 ये भी बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पीक थी मस्को वैली में। बहुत ज्यादा खुश कैप्टन विक्रम बत्रा और इनकी टीम, लेफ्टिनेंट सब कैप्टन हो गए, और पाकिस्तानियों ने इनको शेरशाह नाम दे दिया। और बोला, पाकिस्तानियों ने बोला जब ये 0.4875 के ऊपर मत आना, ऊपर आओगे तो तुमको फेंक देंगे, ओ शेरशाह ऊपर मत आना, अगर ऊपर आए तो तुमको सीधा यहीं से फेंक देंगे। ये चीज 0.4875 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये तो जून में हुआ, लेकिन ठीक 11 दिन बाद पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई गई और 4 जुलाई को यहां पे जाना था 0.4875। अब आप ये समझिए कि उस समय कैप्टन विक्रम बत्रा को काफी तेज बुखार, ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि सीधा नेशनल हाईवे 1 गुजरता था, और अगर नेशनल हाईवे 1 पे NH1 पे अगर मान लीजिए कि इसको हमने कैप्चर नहीं करते तो NH1 गया हमारे हाथ से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा, उनको 104 डिग्री बुखार था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला नहीं मैं लड़ूंगा। यहां पे ऑफिसर ने बोला कि क्या कर रहे हो, मत जाओ, तुम बीमार हो, तुम यहीं रहोगे। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला आई विल गो अप सर, मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जोश है, भारत के लिए कुछ भी।
और जब सिपाहियों ने, पहले थोड़ा सा उनका मोराल डाउन हो गया था, लेकिन जैसे ही सिपाहियों ने ये देखा कि कैप्टन विक्रम बत्रा साथ में आ रहे हैं लड़ने, .4875 को कब्जे में करने, तो इतना ज्यादा जोश आ गया सारे सिपाहियों ने, इतना ज्यादा जोश आ गया कि क्या बताएं। फिर उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा आए, 25 साथ में 25 और सहपाठी डेल्टा कंपनी से दुर्गा माता टेम्पल गए, वहां पे मत्था टेका और निकल गए। भैया आर्मी भी बहुत ज्यादा धार्मिक है हमारी, किसी भी युद्ध से पहले हमेशा पूजा होती है। 6 से 7 जुलाई भयंकर, ऊपर वापस दोबारा .4875 भयंकर युद्ध, और इस बार और ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि यहां पे प्रोफेशनल्स थे। समझ लीजिए, पाकिस्तानी आर्मी घात लगाए बैठे हुए थी, अकेले 4 सोल्जर्स से भिड़ गए हैंड टू हैंड अगेन। उसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर था, उसको पकड़ के मार दिया, और एक बंकर था, बड़े प्यार से गए, बड़े प्यार से ग्रेनेड निकाला और बोला माधुरी दीक्षित की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। देखते ही देखते .4875 खत्म, जितने भी यहां पे थे खत्म कर दिया। अगेन यहां पे फिर से हमने तिरंगा लहरा दिया, लेकिन तभी एक दिक्कत हो गई। ये हमने तिरंगा लहराया था, क्या बात है, तभी एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि इनका एक साथी विक्रम बत्रा ने जब ये रियलाइज किया कि इनके एक साथी को गोली लग चुकी है, और जब विक्रम बत्रा ने ये देखा तो विक्रम बत्रा बोले अरे हमारा साथी, और आर्मी इज ऑल अबाउट, आर्मी में आपको सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना है, फिर दूसरों अपनी कंपनी के बारे में सोचना है, सबसे लास्ट में अपने बारे में सोचना है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला अरे गोली लग गई है। तो यहां पे जो दूसरे सहपाठी थे, मैं उनका नाम भूल गया, जो जूनियर थे, उन्होंने रोका, अरे साहब जी मत जाओ, आप मर जाओगे, आपको गोली लग जाएगी, आप मत जाओ। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला कि नहीं जाना पड़ेगा बेटा, ये मेरी ड्यूटी है, तुम भी चलो मेरे साथ। तो थोड़ा सा वो सकपका के बोले कि मतलब, फिर कैप्टन विक्रम बत्रा समझ गए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला कि अच्छा तू यहीं रुक, तू बाल बच्चे वाला है, मैं जाऊंगा। और कैप्टन विक्रम बत्रा अकेले निकल गए, और वहां पे ही हम देखते हैं कि उनको गोली लग गई चेस्ट में, वहीं पे वो कोलैप्स हो गए। स्नाइपर गोली आई और लग गई। फिर इसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया, मार दिया। लेकिन दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कि विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए, और ये एक ऐसी कहानी है। .5140 को जो कैप्चर किया ना, वो एक डिसाइसिव मूवमेंट था, क्योंकि उससे युद्ध का रुख बदल गया, पूरी आर्मी में जोश। लेकिन इसको देखने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा थे नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस, आवर आर्मी इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। तो ये कहानी थी। फिर दोस्तों 26 जुलाई को फाइनली जब हमने एक के बाद एक बहुत मारा, बहुत पाकिस्तानियों को समझ लीजिए उड़ा दिया, इतनी बुरी हालत की, तब इंडिया पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गया कि भाई अब तो नहीं हो सकता, हम नहीं हरा सकते, वी गिव अप, है ना। ये नीचे से ऊपर आ गए, तो अगर नीचे से ऊपर आके हमको हमारी प्रोफेशनल आर्मी को मार सकते हैं, तो भाई अब हमसे ना हो पाई। और उसके बाद कभी भी पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट वॉर में गई नहीं। वो था ना कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से ऊपर से नीचे तक कांप रहे थे, जब अभिनंदन को, ये बाकायदा असेंबली में स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान की, कि जब हमारे अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, तो ऊपर से नीचे तक काम रहे थे कि जल्दी छोड़ो अभिनंदन को, वरना इंडियन आर्मी हमला कर देगी शाम तक, छोड़ो जल्दी। ऐसा है। 26 जुलाई को फिर नवाज शरीफ रोते रोते गए परवेज मुशर्रफ, बिल क्लिंटन के पास, और तब जाके ये वॉर जो है वो रुका, और हमने अपनी चोटियों पे जहां पे पाकिस्तानी बैठे थे सबको मार दिया। आज भी पाकिस्तान, आपको पता है एक और चीज बताता हूं कि हमने अपने जो हमारे सहपाठी थे जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनका तो अंतिम संस्कार किया ही, पाकिस्तान के सैनिकों का भी अंतिम संस्कार किया, और पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने सैनिकों को पहचान लेता तो उसको लगता अरे यार इसका मतलब पाकिस्तान की सेना शामिल थी, अब वो बहुत गलत मैसेज चला जाता। तो पाकिस्तान अपने सैनिकों को लेने से भी मना कर दिया कि भैया हम इनको जानते ही नहीं, ऐसा था। तो भारत ने उनका भी अंतिम संस्कार किया। यह है हमारी सेना, आर्मी। लेगेसी की बात करें तो विक्रम बत्रा टॉप, जो अभी आज भी 4875 को बत्रा टॉप बोला जाता है, अमर हो गए विक्रम बत्रा। जबलपुर कैंटोनमेंट को कैप्टन विक्रम बत्रा एनक्लेव बोला जाता है। हॉल है विक्रम बत्रा ब्लॉक, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद में। कमीशन कैडेट मेस है आईएमए में, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज विक्रम बत्रा मेस। ये बहुत बड़ी बात है कि आर्मी ने इनको इतना ज्यादा सम्मान दिया, 24 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए।
देन 2019 में न्यू दिल्ली में मुकरबा चौक फ्लाईओवर, मतलब जो फ्लाईओवर है उसको भी शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक ये बोला गया। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और ये कहानी थी, इनको इसीलिए परमवीर चक्र दिया गया। हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। नया ऐप है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी ग्लोज लर्निंग। पुराने वाले ऐप को आपको नहीं डाउनलोड करना है, उसमें बहुत शानदार कोर्सेज हैं, वो अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।